एपिसोड 20। सेंडू के लिए बात बड़े शर्म की थी कि उस दावर नामी आदमी से वो मार खा गया। उसका ख्याल था कि जब दावर उसके सामने आएगा तो वो उसे बासानी शिकस्त दे देगा और ये सब कुछ करमचंद की वफादारी में होगा, क्योंकि उसने करमचंद का नमक खाया था। लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि वो ना सिर्फ दावर से शिकस्त खाएगा बल्कि करमचंद उसकी परवाह भी नहीं करेगा। ये उसके लिए बहुत बड़ी बात थी कि करमचंद ने उसके आदमियों पर सेंडू को तरजीह दी थी और उसके सामने उसने सेंडू को बुरा भला कहा था। इसके बावजूद सेंडू के दिल में अपने बॉस की इज्जत कम नहीं हुई थी। वो उसके लिए कुछ करना चाहता था। फिर उसने ये फैसला कर लिया कि वो उस दावर से कहीं और निपटेगा, किसी ऐसी जगह जहां करमचंद ना पहुंच सके। सेंडू को यह अंदाजा हो गया था कि उसका बॉस भी उस आदमी से इतना मरूब या खौफजदा है कि वो उस दावर के बुलाने पर फौरन ही चल पड़ता है। इसीलिए उसके ख्याल में दावर पर हाथ डालने का सबसे आसान तरीका ये था कि करमचंद की निगरानी की जाए, देखा जाए कि वो कहाँ जाता है, किस वक्त जाता है। वो इस तरह छुप छुप कर अपने बॉस की निगरानी नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके साथ एक उलझन ये थी कि उसे दावर के ठिकाने का इल्म नहीं था। उसे ये तो मालूम था कि वो और उसका साथी दोनों पूना आए हैं, लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि वो दोनों कहाँ ठहरे हैं, और उसके अंदाजे के मुताबिक शायद उसका बॉस भी नहीं जानता था। इसीलिए उसने करमचंद का ताक़ुब करने का फैसला कर लिया। फिर दूसरी रात सेंडू को यह अंदाजा हो गया कि करमचंद उसी दावर से मिलने के लिए जा रहा है। उसकी वजह यह थी कि जब करमचंद अपने काम के सिलसिले में कहीं जाता तो उसके साथ कुछ ही लोग हुआ करते। ये लोग उसकी तंजीम से ताल्लुक रखते थे। लेकिन उस रात जब सेठू ने करमचंद को अकेले ही जाते देखा तो उसका माथा ठनका। करमचंद ने कोई ड्राइवर भी नहीं लिया था। सेठू ने करमचंद को गाड़ी चलाते हुए बहुत कम देखा था और आज वो खुद गाड़ी चला रहा था। इसका मतलब यह था कि सेठू के खदशात अपनी जगह दुरुस्त है। करमचंद के पास उसकी अपनी मखसूस गाड़ी के अलावा और भी कई गाड़ियां थी जो कोठी में खड़ी रहती और उसके मुलाजमिन के काम आया करती। सेठू को भी उसने एक अदद छोटी सी गाड़ी दे रखी थी। सेठू ने उस गाड़ी के जरिए करमचंद का ताक़ुब करना शुरू कर दिया। शायद करमचंद को एहसास भी नहीं हुआ होगा कि कोई उसके ताक़ुब में लगा हुआ है। करमचंद की गाड़ी जिस रास्ते पर जा रही थी वो सेंडू के लिए अजनबी नहीं था और उसे यह देखकर हैरत हुई थी कि उसकी गाड़ी का रुख तिवारी के घर की तरफ था। सेंडू पहले भी एक दो बार करमचंद के साथ इस तरफ आ चुका था। उसने देखा कि करमचंद ने अपनी गाड़ी तिवारी के मकान से बहुत आगे रोकी थी और वहां से पैदल तिवारी के मकान की तरफ आया था। इस दौरान सेंडू ने बड़ी होशियारी से उस पर निगाह रखी थी। उसने करमचंद को अपनी मौजूदगी का एहसास भी नहीं होने दिया। उसने देखा कि करमचंद तिवारी के मकान में दाखिल हो गया। सेंडू ने मकान की तरफ निगाह रखी, लेकिन वो खुद अंदर नहीं गया। अब उसे बाहर रहकर दावर का इंतजार करना था। उसके ख्याल के मुताबिक तिवारी के मकान पर दावर और करमचंद की मुलाकात होने वाली थी और दावर अचानक नहीं आया था। उसने सोच लिया था कि आज दावर से करमचंद की मुलाकात ना हो सकेगी। इससे पहले कि दावर तिवारी के मकान में दाखिल होता और वो दावर को हलाक कर देगा, इस मकसद के लिए उसने अपना पिस्तौल भी साथ ही रखा था। वो तिवारी के मकान के सामने टहल टहल कर दावर के आने का इंतजार करता रहा, लेकिन जब बहुत देर हो गई तो उसे अपने अंदेशे बेबुनियाद दिखाई देने लगे। उसे ऐसा लगा जैसे उसने यहाँ कर अपना महज वक्त ज़ाया किया हो। वो इसी उधेड़बुन में था कि उसने तिवारी की गाड़ी भी रुकती देखी। तिवारी भी अपनी गाड़ी में अकेला ही था। सेठू तिवारी को अच्छी तरह पहचानता था। वो उसके बाप का खास आदमी था। उसने देखा कि तिवारी भी अपनी गाड़ी से उतरकर मकान के अंदर चला गया। तिवारी के जाने के बाद भी सेठू बाहर ही खड़ा रहा। फिर उसने फैसला किया कि अगर 10 मिनट तक दावर वहां नहीं आया तो वो वापस चला जाएगा। लेकिन 10 मिनट गुजरने से पहले ही तिवारी के मकान से गोली चलने की आवाज आई। सेठू सकते में रह गया। अभी वो मकान के अंदर जाने का इरादा कर ही रहा था कि दूसरी गोली की भी आवाज सुनाई दी। सेठू अब खुद पर काबू नहीं रख सका। उसने अपना पिस्तौल हाथ में लिया और तिवारी के मकान की तरफ दौड़ पड़ा। अभी वो उसके मकान से कुछ ही फासले पर था कि अचानक किसी चीज से उलझ कर गिर पड़ा और लुढ़कता हुआ कुछ दूर तक चला गया। उसे अच्छी खासी चोटें आईं। उसने अपने आप को संभाल कर उठने की कोशिश की, लेकिन उसे उठना नसीब नहीं हो सका। एकदम से ही 2-3 आदमी ना जाने कहां से निकलकर उस पर टूट पड़े। उन आदमियों ने सबसे पहले तो उसके पिस्तौल को अपने काबू में किया, फिर उसे काबू में कर लिया। उसने उन आदमियों की गिरफ्त से निकलने की बहुतेरी कोशिश की, लेकिन वो इस काम में माहिर मालूम होते थे। उन्होंने जरा सी देर में उसे बेबस करके रख दिया था। सेंडू को यह मालूम हो गया था कि वो इत्तेफाकन ही किसी चीज से उलझ कर नहीं गिरा, बल्कि उसे जानबूझकर गिराया गया था। उसे बेबस करने वाले पिस्तौलों की नुमाइश करते हुए उसे मकान के उस हिस्से की तरफ खींच लाए जिस तरफ रोशनी बहुत कम थी। कम रोशनी के बावजूद सेंडू ने उनके चेहरे देख लिए थे। वो सब उसके लिए अजनबी थे। ये चेहरे पत्थरों की तरह सख्त चेहरा लोगों के थे और उसे जिस आदमी के सामने लाकर खड़ा किया गया वो भी सेंडू के लिए अजनबी था। उस आदमी का हुलिया ऐसा था जैसे वो किसी दावत में आया हो। उसने एक बेशकीमत सूट पहन रखा था और उसके होठों से एक मोटा सा सिगार दबा हुआ था। कौन है ये तुम लोग किसे पकड़ के लाए हो? जनाब, ये मकान में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। इसके पास से एक पिस्तौल भी बरामद हुआ है। मारधाड़ से भरपूर आदमी मालूम होता है। ना जाने आजकल लोगों को क्या होता जा रहा है। जिसे देखो अपनी जेब में पिस्तौल लिए घूम रहा है।
और एक हमारा ज़माना था कि जेब में कलम तराश भी नहीं रख सकते थे। बहरहाल, कौन हो तुम? इस मकान में क्यों दाखिल हो रहे थे? तुम कैसे आदमी हो? क्या तुमने इस मकान से गोलियां चलने की आवाज़ें नहीं सुनी? मेरा बॉस इस मकान में है। मेरा विचार है कि वो किसी मुसीबत में फंस गया है, इसीलिए मैं उसे देखने जा रहा था कि तुम्हारे आदमियों ने मुझे इस तरह घेर दिया। कौन है तुम्हारा बॉस? करमचंद। लेकिन तुम कौन हो? मैं माहिर जुर्मियात हूँ। मेरा ख्याल है तुम इतना मुश्किल लफ्ज़ नहीं समझ सकोगे। बहरहाल, सिर्फ इतना जान लो कि मैं तुम और तुम्हारे बॉस जैसे आदमियों को जुर्म करते हुए देखता हूँ और खुश होता हूँ। बस यही मेरी तफरीह है। मुझे इसमें बहुत मज़ा आता है। सेंडू हैरत उस आदमी की तरफ देख रहा था। वो इस वक्त अपने बॉस की मदद के लिए तिवारी के मकान में दाखिल होना चाहता था, लेकिन मुसीबत यह थी कि उस आदमी के साथियों ने उसे हर तरफ से घेर रखा था और सबों के हाथों में रिवॉल्वर थे और उनमें से कोई भी सूरत से शरीफ मालूम नहीं होता था। उनमें से हर एक के तेवर ये बता रहे थे कि अगर उसने जरा सी भी हरकत की तो वो उसे गोली मारने में झिझकेंगे नहीं। वो शख्स जिसने अपने आप को माहिर जुर्मियात कहा था, अब अपना अज्जला सिंगार एक तरफ फेंक कर इधर उधर टहलने लगा। फिर सेंडू ने एक और आदमी को आते देखा। वो तेज तेज कदमों से चलता हुआ इसी तरफ आ रहा था जहाँ ये लोग खड़े हुए थे। उसकी आहट पाकर बॉस उसकी तरफ मुतवज्जो हो गया। काम खत्म हो गया जनाब, 2 लाशें पड़ी हुई हैं। सेंडू चौंक पड़ा। बहुत खूब। किसने किसका काम तमाम किया? पहले ने दूसरे को मारा, फिर दूसरे को तीसरे ने मार दिया। ओह, और वो तीसरा कहाँ है? वो और उसके साथी तो पिछली तरफ से निकल लिए हैं बॉस। बेवकूफ, उन्हें जाने क्यों दिया? अब ये कैसे मालूम होगा कि वो लोग कहाँ से आए थे, कौन थे और कहाँ चले गए? सब मालूम हो जाएगा बॉस। मैंने अपना एक आदमी उनके ताक़ुब में रवाना कर दिया है। ये हुई ना बात। तुम लोगों को इसी तरह से काम करना चाहिए। अरे भगवान के लिए कुछ मुझे भी तो बताओ, मेरा बॉस कैसा है? किसने किसको मार दिया? सेंडू चीख पड़ा। उस आदमी ने उलझी हुई निगाहों से सेंडू की तरफ देखा, फिर उस आदमी से मुखातिब हुआ जिसने ये खबर सुनाई थी। इस वफादार आदमी को बता दो कि इसका बॉस कैसा है। ये बेचारा बहुत देर से परेशान हो रहा है। मैंने ऐसे वफादार लोग बहुत कम देखे हैं। मेरा ख्याल है कि ये शख्स मेरे जखीरे में एक नायाब इजाफा साबित होगा। सेंडू बोला, हाँ हाँ बताओ, क्या हुआ मेरे बॉस के साथ? मुझे नहीं मालूम कि उन दोनों में से कौन सा तुम्हारा बॉस था। बहरहाल, उस मकान में 2 आदमी थे, एक वो जो पहले से मौजूद था और दूसरा बाद में आया था। दोनों ही मार दिए गए। पहले वाले को आने वाले ने मार दिया और बाद में आने वाले को एक तीसरे ने हलाक कर दिया जो अपने साथी के साथ पहले से उस मकान में छुपा हुआ था। सेंडू की समझ में सारी कहानी आ गई। उसका बॉस तिवारी के हाथों मारा गया था और तिवारी को दावड़ ने मार दिया था और खुद भाग गया था। करमचंद के मरने की खबर ने सेंडू को निढाल कर दिया। उसके करमचंद के सिवा कोई ना था। उसने करमचंद को बहुत कुछ समझ रखा था। उसकी वफादारी और उसके खुलूस के सारे जज्बात करमचंद के इर्द गिर्द घूमते थे और अब वो नहीं रहा था। गेट अप, अब हमें वापस चलना है और तुम भी हमारे साथ चलोगे। उस आदमी ने पहले अपने साथियों से और बाद में सेंडू से कहा, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ। तुम मुझे छोड़ दो। तुम मुझे अपने साथ क्यों लिए जा रहे हो? मैं जिसको अपने साथ ले जाने की ख्वाहिश रखता हूँ उसे हर हाल में चलना पड़ता है, चाहे वो लाख इनकार करे। और मेरी यह ख्वाहिश है कि तुम मेरे साथ चलोगे। वैसे भी अपने बॉस के मरने के बाद तुम यतीम हो गए हो, कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारे सर पर मोहब्बत भरा हाथ रखना चाहता हूँ। नहीं, तुम जबरदस्ती मुझे अपने साथ नहीं ले जा सकते, चाहे तुम कुछ भी कर लो, मर्जी है तुम्हारी। उस आदमी ने गहरी सांस ली, फिर सेंडू के पास खड़े एक आदमी की तरफ देखकर सर हिला दिया। उसका इशारा पाते ही उसने सेंडू पर गोली चला दी। सेंडू ने यही समझा कि उस पर गोली चलाई गई है, क्योंकि उस आदमी ने रिवॉल्वर का रुख उसकी तरफ करते हुए ट्रिगर दबा दिया था। लेकिन गोली नहीं चली, बल्कि नाल से एक सुई निकली और सेंडू की कमर में घुस गई। वो बौखला कर 2 कदम पीछे हट गया। वो सुई उसके लिबास को चीरती हुई उसकी खाल में बेबस होकर गोश्त में उतर गई। सुई चुभने की तकलीफ ज्यादा तो नहीं थी, लेकिन अचानक उसकी आंखों के सामने धुंध छाने लगी। यह अजीब सी धुंध थी जो उसके मुंह और नथनों के रास्ते उसके हलक में उतरने लगी थी। इस धुंध ने उसके जहन को अपनी गिरफ्त में ले लिया। उसकी सांस उखड़ गई और वो जमीन पर ढेर हो गया। उसे एक ऐसे कमरे में होश आया था जिसमें फर्नीचर नाम की कोई चीज नहीं थी, सिर्फ ठंडी और सपाट दीवारें थीं और उन दीवारों के दरमियान सलाखों वाला एक दरवाजा था। उस दरवाजे से बाहर एक बरामदा था। उस वक्त बरामदे में कोई नहीं था। होश में आते सेंडू उठकर बैठ गया। उसका सर अभी तक भारी हो रहा था। बमुश्किल तमाम वो खड़ा हुआ और दीवार का सहारा लेते हुए सलाखों वाले दरवाजे के पास पहुंचा। उसने मुतवज्जो करने के लिए आवाजें देना शुरू कर दी। उसकी चीखों पुकार का रद्द अमल फौरी जाहिर हुआ। बरामदे में कदमों की आहट उभरी और एक आदमी दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया। वो छोटे कद का आदमी था जिसने धारीदार लिबास पहन रखा था। उसके सर पर एक बाल भी नहीं था। उसने गोल फ्रेम की ऐनक पहन रखी थी, जिसकी वजह से उसका चेहरा बहुत मज़ाहिका खेज लग रहा था। क्या बात है, क्यों शोर कर रहे हो? क्यों अपनी एनर्जी ज़ाया करते हो? एनर्जी के बच्चे, मुझे यहाँ बंद क्यों किया है?
उसकी धाड़ सुनकर वो आदमी जल्दी से 2 कदम पीछे हट गया। उसके चेहरे पर खौफ के आसार पैदा हो गए। बाप रे बाप, ये केस तो बड़ा सीरियस मालूम होता है। अभी तक इस शख्स के मिजाज से गुस्सा दूर नहीं हुआ। ऐसे लोग तो मास्टर के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। अबे वो मास्टर की औलाद, मैं पूछता हूँ मुझे यहाँ क्यों बंद किया गया है, बताओ। उस आदमी ने कुछ कहने के बजाय एक तरफ दौड़ लगा दी। सेंटू ने बेबसी से अपना सर सलाखों से टकराना शुरू कर दिया। दावर ने महसूस किया कि जैसे उसके सर पर बर्फ की सिल रखी हुई है जो रफ्ता रफ्ता पिघल रही है। उसका पूरा जिस्म बर्फ से पिघलते पानी से भीग गया है। पानी बेइंतहा सर्द था। उसने सर्दी के एहसास से बचने के लिए अपने हाथ पांव सुपेड़ने चाहे, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसके हाथ पैरों को बांध दिया गया है। उसने आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन शायद आंखों को भी बर्फ की सिल ने ढांप रखा था, इसलिए कोशिश के बावजूद उसकी आंखें नहीं खुल सकी। फिर उसने अब्दुल को आवाज दी। ये भी शुक्र था कि आवाज उसके इख्तियार में थी। वो बोल सकता था, लेकिन अब्दुल का कोई जवाब सुनाई ना दिया। वो ना जाने कहाँ चला गया था। दावर को उस हादसे के बारे में सब कुछ याद था। किस तरह वो एक ट्रैक्टर को सड़क पर देखकर रुक गया था, फिर किस तरह उस ट्रैक्टर ने पार्वती की दी हुई गाड़ी को टक्कर मार दी और वो दोनों उस गाड़ी में फंस कर रह गए। फिर एक अजीब किस्म के धुएं ने उन्हें अपने हिसार में ले लिया था, और शायद उसी धुएं का असर था कि दावर बेहोश हो गया था। लेकिन उसकी समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्यों हुआ था, किसने किया था। उसने सोचना तर्क कर दिया। जो कुछ होने वाला था वो हर हाल में उसके सामने आ जाता। उसने महसूस किया कि उसके सर पर रखी हुई बर्फ की सिल कतरा कतरा करके पिघल चुकी थी, लेकिन उसकी पलकों पर भी कोई बोझ महसूस नहीं हो रहा था, मगर हाथ पांव अभी तक बंधे हुए थे। उसने पलकें खोलने की कोशिश की और उसकी पलकें खुल गईं। उसके सिर्फ हाथ पांव बंधे थे, जबकि उसकी गर्दन के गिर्द कुछ भी ना था। वो बड़ी आसानी से अपनी गर्दन घुमा सकता था। उसने बर्फ की जो सिल महसूस की थी तो ऐसी कोई भी चीज़ ना थी, ये सिर्फ उसका एहसास था। उसका जिस्म भी भीगा हुआ नहीं था। वो अपनी गर्दन घुमाकर जो कुछ देख सकता था वो एक अजनबी मंजर था। वो एक कमरे में बंद था। उस कमरे में सिर्फ एक ही बिस्तर था जिस पर उसे लिटाकर बांध दिया गया था। बिस्तर के अलावा उस कमरे में और कोई चीज़ नहीं थी, अलबत्ता सलाखों वाला एक दरवाज़ा दिखाई दे रहा था। उसकी समझ में आ गया कि वो इस वक्त किसी की ज़ाती कैद में था। पुलिस वालों के इस किस्म का कमरा नहीं हुआ करता, और शायद अब्दुल भी इसी किस्म के किसी कमरे में बंद होगा। लेकिन कैद करने वाला कौन हो सकता है? उसने अपने हाथों को आज़ाद करवाने के लिए जद्दोजहद शुरू कर दी, लेकिन बंदिशें इतनी सख्त थी कि उसके हाथ आज़ाद ना हो सके। वो तिल मिलाकर रह गया। फिर उसने कुछ सोचकर जोर जोर से आवाज़ें देनी शुरू कर दी। उसकी आवाज़ों के जवाब में कुछ देर तो खामोशी रही। फिर सलाखों वाले दरवाजे से बाहर किसी के कदमों की आवाज़ उभरने लगी। कोई बहुत धीरे धीरे लापरवाही से चलता हुआ उस कमरे की तरफ आ रहा था। दावर ने गर्दन घुमाकर देखा। आने वाले 2 थे, जिनमें से एक ने बेहतरीन तराश का सूट पहन रखा था और उसके होंठों में एक सिगार दबा हुआ था, जबकि दूसरे आदमी के हाथ में रजिस्टर था। सूट वाले ने रजिस्टर वाले से कुछ कहा और वो एक तरफ चला गया, जबकि सूट वाला दरवाजे पर ही खड़ा रहा। कुछ देर बाद दावर ने सलाखों वाले दरवाजे को खुद से खुलते देखा। उसकी समझ में आ गया कि यह खुद का दरवाजा था। दूसरा आदमी उसे खोलने गया था। इसकी तस्दीक भी इस तरह हुई कि दरवाजा खुलते हुए दूसरा आदमी भी सूट वाले के पास आ गया। दोनों नपे तुले कदम उठाते हुए कमरे के अंदर आ गए। सब क्या चक्कर है? कौन हो तुम लोग? और मुझे इस तरह क्यों कैद कर रखा है? मेरा साथी कहाँ है? बुरी बात, जरा सी बात पे इतना नाराज नहीं होते। तुम्हारे मिजाज में अभी तक तशद्दुद पाया जाता है और ये बहुत खराब अलामत है। सूट वाले ने इत्मीनान से कहा, तुम्हारी अलामत कैसी की तैसी? मैं कहता हूँ खोल दो मुझे। शायद तुम मुझे जानते नहीं हो, इसलिए तुमने मेरे साथ ऐसी हरकत की है। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, इसीलिए तुम्हें बांध कर रखा है, वरना यहाँ किसी को बांध कर नहीं रखा जाता। मैं इतना बेरहम नहीं हूँ। मैंने तुम्हारे बारे में तमाम मालूमात हासिल करनी है और मैं जानता हूँ कि तुम कितने खतरनाक आदमी हो। मैंने अपनी ज़िंदगी में जितने भी खतरनाक लोगों को देखा है वो तुम्हारे सामने कोई हैसियत नहीं रखते, इसलिए तुम्हारी तरफ से हमें बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। बता दूंगा, सब कुछ बता दूंगा। जब तुम यहाँ आ ही गए हो तो कोई बात छुपी भी नहीं रहेगी तुमसे। मैं पूछता हूँ, मेरा साथी कहाँ है? तुमने उसके साथ क्या सलूक किया है? तुम सिर्फ अपनी फिक्र करो, तुम्हारा साथी भी अपनी फिक्र कर लेगा। वो कोई बच्चा नहीं है। दावर होंठ चबाने लगा। उस शख्स से कोई बात करना बहुत दुश्वार मालूम हो रहा था। हाँ, जरा रजिस्टर पढ़कर तो सुना दो। उस आदमी ने रजिस्टर वाले से कहा, क्या लिखा है इसमें? जी जनाब। नाम दावर, रिहाइश बम्बई, पूना में अपने 2 लाख वसूल करने आया था। इसका एक साथी अब्दुल भी इसके साथ था। दोनों ने पूना में आकर हंगामा बर्पा कर दिया, करमचंद की तंजीम को हिला के रख दिया। ना जाने कितने हंगामे बर्पा कर दिए। दावर खास तौर पर बहुत दिलेर, जरी और बेबाक इंसान है। इसने मारधाड़ की ऐसी तरबियत हासिल कर रखी है जो बहुत कम लोगों को हासिल हुआ करती है। ये अकेला शख्स 100 आदमियों पर भारी है। कई बार जेल जा चुका है। इसके नामा आमाल में कई कत्ल भी लिखे हैं। इसे कोबरा के नाम से भी जाना जाता है। ये अपने 2 लाख वसूल करने और दीवारी नामी एक आदमी को हलाक करने के बाद
गाड़ी के जरिए पूना से बाहर जा रहा था कि हमारे फरिश्तों ने इसे घेर लिया। इस जैसे खतरनाक आदमी को रोकने के लिए हमारे पास यही तरकीब थी कि हम होशियारी से काम लें, वरना जब ये शख्स तशद्दुद पर उतर आए तो बहुत खतरनाक होता है और हम मारधाड़ पसंद नहीं करते। इसीलिए हमारे फरिश्तों ने रास्ते में एक ट्रैक्टर खड़ा करके पहले तो इसकी गाड़ी का रास्ता रोका, फिर उसी ट्रैक्टर के जरिए इसकी गाड़ी को टक्कर मारकर पहले तो इसे बदहवास किया गया, फिर बेहोश करने वाली गैस के जरिए इसे बेहोश करके आकिबत नगर पहुंचा दिया गया है। बेहोश होने के बाद इसके कब्जे से 1 लाख रुपए के बंधे हुए नोट, 200 रुपयों की रेजगारी, एक कंघी और 2 अदद रिवॉल्वर बरामद हुए हैं, जिन्हें खजाने में महफूज कर दिया गया है। रिपोर्ट पढ़ने के बाद उस आदमी ने रजिस्टर बंद किया और 2 कदम पीछे हटकर खड़ा हो गया। इस दौरान सूट वाला बड़े ध्यान से रिपोर्ट सुनता रहा था। दावर का दिल चाह रहा था कि वो अपना सर पीटना शुरू कर दे। ये रिपोर्ट दुरुस्त थी, लेकिन सवाल यह था कि आखिर ये सब क्या था, कौन थे ये लोग? क्या तुम हमारी इस रिपोर्ट से इत्तेफाक करते हो? बिल्कुल, लेकिन तुम्हारी इन हरकत का मकसद क्या है? क्या चाहते हो तुम लोग? हमारे कई मकासद हैं, उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने रजिस्टर वाले को इशारा किया तो वो फौरन कमरे से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद वो सूट वाला दावर से बोला, हाँ तो मैं ये कह रहा था कि हमारे कई मकासद हैं, जिनमें पहला मकसद तो ये है कि मैं खतरनाक किस्म के मुजरिमों को सजा देना चाहता हूँ। जाहिर है तुमने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ किया है, लेकिन कानून तुम्हें कोई ख़ास सज़ा नहीं दे सका, इसलिए कि तुमने कोई सुराग ही नहीं छोड़ा होगा। तो फिर कोई तो ऐसा हो जो तुम्हें तुम्हारे जुर्म के मुताबिक सज़ा दे सके, और वो आदमी मैं हूँ। मैं तुम्हें इसीलिए यहाँ लाया हूँ, समझे? मेरी बात सुनो, अगर तुमने मुझे जल्दी रहा नहीं किया ना, तो मैं तुम्हें इस काबिल नहीं छोड़ूंगा कि तुम किसी को सज़ा या जजा दे सको। ओह, तशद्दुद, यानी अभी तक तुम्हारे मिजाज में तशद्दुद बसा हुआ है। ये तो बहुत बुरी अलामत है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम जैसे जियाली लोग ऐसी छोटी बातें करते हुए अच्छे नहीं लगते। ये सब बहुत बुरी बातें हैं, बहुत बुरी। तुम्हें अपना मिजाज बदलना होगा। हम यहाँ आने वाले हर आदमी का मिजाज बदल देते हैं, तुम्हारा भी बदल जाएगा। क्या बकवास है ये? मैं कहता हूँ खोल दो मुझे, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं उस आदमी पर दावर की बातों का कोई रद्द-ए-अमल ना हुआ। वो बड़ी हमदर्दाना निगाहों से दावर की तरफ देखता रहा। दावर ने गुस्से में आकर अपने हाथों को फिर झटका दिया, लेकिन हाथों में बंधी हुई बंदिशें उसके गोश्त में उतरती चली गईं। वो बेबस हो गया। कोई फायदा नहीं है दोस्त, तुम इस तरह अपनी एनर्जी ज़ाया कर रहे हो, और ये बहुत बुरी बात है। देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ, कामयाबी हासिल करने का आसान तरीका यह है कि इंसान अपने आसाब काबू में रखे। जो भी करना है बड़े ठंडे दिलो दिमाग से करे। मैं तुम्हें कामयाबी का गुर बता रहा हूँ। अगर तुमने इस पर अमल किया तो फिर कभी नाकाम नहीं होगे। मैं इसी चीज़ के तो खिलाफ हूँ। मैं जुर्म करने से मना नहीं करता, गुस्से से भी इनकार नहीं है। ये इंसानी जबल्लत है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस हाल में भी अपने आप पर काबू रखा जाए। अब मैं चलता हूँ। मैं उस वक्त तुम्हारे पास आऊँगा जब तुम खुद को संभाल चुके होगे, जब तुम ठंडे दिलो दिमाग से बातें कर सकोगे। ये कहकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दावर ने उसे बुरा भला कहना शुरू कर दिया, लेकिन उस शख्स ने मुड़कर नहीं देखा। उसके बाहर निकलते सलाखों वाला वो खुद का दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। उसके जाने के बाद दावर ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी समझ से ये बाहर था कि उसके साथ ये सब हो क्या रहा है। उस आदमी से मिलने के बाद उसकी हैरत और उलझन मजीद बढ़ गई थी। बज़ाहिर वो ठीक ठाक आदमी मालूम होता था, लेकिन उसकी बातें उसके फातरुल अकल होने का इजहार कर रही थी। इसके अलावा उसके इंतजामात ऐसे थे जो आम आदमियों के बस का रोक ना था। वो जो कुछ भी कर रहा था वो बहुत मुनज़्ज़म अंदाज में कर रहा था। बहरहाल उस शख्स ने यह मशवरा बहुत अच्छा दिया कि दावर को अपने जज्बात पर काबू पाना चाहिए। जो कुछ करना चाहिए ठंडे दिलो दिमाग के साथ करना चाहिए। वो अभी तक सिर्फ गुस्से का इजहार करता रहा था। उस आदमी ने उसे सर्द मिजाज होकर शिकस्त दी थी, और अब वो भी उसे इसी दाव से मारने का इरादा कर चुका था। शायद इसीलिए अब तक कोशिश के बावजूद वो अपने हाथों की बंदिशें नहीं खोल सका था कि उसने ये कोशिश तैश में आकर की थी, और अब उसे सुकून के साथ करना था, बहुत ठंडे मिजाज के साथ एक बार फिर कोशिश करना थी। उसने अपनी आंखें बंद की, अपनी सांसों को सीने में कैद किया और अपना पूरा ध्यान अपने दोनों हाथों पर मुर्तकिज कर दिया। चलो शाबाश, बढ़ो आगे, सूट वाले ने उस लड़की से कहा जो हॉल के वस्त में खड़ी थी। उसके हाथ में एक चमकता हुआ खंजर था और उससे कुछ फासले पर एक लाश पड़ी हुई थी। लाश क्या थी? बस गोश्त का मलगूबा थी। ऐसा लगता था जैसे किसी कसाई ने गोश्त और हड्डियों के जिस्म को कीमा कीमा कर दिया हो। उस लाश के जिस्म में अब खून का कतरा भी ना था। लाश से जो बदबू उठ रही थी उसने पूरे हॉल को मासूम कर दिया था। वो इतनी नागवार बू थी कि उसमें सांस लेना तक दुश्वार था, लेकिन वो आदमी इत्मीनान से खड़ा था, और वो लड़की भी उसके खौफ से वहां रुके रहने पर मजबूर थी। वो एक खूबसूरत और जवान लड़की थी, लेकिन खौफ और दुख के असरात ने उसके हसीन चेहरे को धुंधला दिया था। उसकी आंखों के गिर्द हल्के बन गए थे, पूरा जिस्म हौले हौले लरस रहा था। वो फर्श पर पड़ी हुई लाश की तरफ देखती, फिर इस तरह अपनी निगाहें हटा लेती जैसे बिजली का झटका लग गया हो। चलो बढ़ो आगे, आज तुम्हें क्या हो गया है?
तुम इतनी कमज़ोर तो कभी ना थी। मैं मैं अब मरने वाली हूँ। लड़की बेसाख्ता रो पड़ी। मुझसे अब ये सब नहीं होता। मैं इस लाश पर खंजर मार मार कर थक चुकी हूँ। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, क्षमा कर दो मुझे। मैं पागल होने लगी हूँ। मैं सब नहीं देख सकती। नहीं होता मुझसे ये। उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ खंजर एक तरफ फेंक दिया और दोनों हाथों से चेहरा छुपाकर सिसकने लगी। बुरी बात, बहुत बुरी बात। ऐसा लगता है तुम फिर अंदर से कमजोर होने लगी हो। ये बहुत बुरी अलामत है। इस तरह तुम अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकोगी। तुम खुद ही सोचो कि अगर तुम्हारा ये हाल रहा तो तुम किस तरह अपने दुखों से निजात हासिल कर सकोगी। मैंने तुमसे कहा था कि आज के दौर में सबसे कामयाब वही है जो अपने जज्बात को कुचलने में कामयाब हो जाए। मोहब्बत, नफरत, हमदर्दी, कमजोरी, बुज़दिली, ये सब धोखा है, फरेब है। ये सारे जज्बे आदमी को अंदर से खोखला कर देते हैं। मैं नहीं जानती ये सब। मैं कुछ नहीं जानती। मैं अब कैलाश की लाश पर मजीद तशद्दुद नहीं कर सकती। भगवान के लिए मुझे माफ़ कर दो। ठीक है, ठीक है। मेरा विचार है कि आज तुम्हारी तबीयत खराब है, इसीलिए तुम इतनी कमजोरी का मुजाहरा कर रही हो। खैर, अब तुम जाओ, आराम करो। मैं बाद में तुमसे बात करूंगा। एक गोली नींद की ले लोगी तो सुकून मिल जाएगा। चलो जाओ। लड़की ने एक जख्मी निगाह से उस शख्स की तरफ देखा और धीरे धीरे से हॉल के खुले हुए दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उसके जाने के बाद उस आदमी के होठों पर अजीब से मुस्कुराहट रेंग गई। ये मुस्कुराहट बढ़कर हंसी में तब्दील हो गई। वो कुछ देर तक जोर जोर से हंसता रहा, फिर खुद भी उस हॉल से बाहर आ गया। वो दाएं तरफ हो गया। ये एक तवील राहदारी थी जिसके दोनों तरफ कमरे बने थे। उस राहदारी में दूधिया रोशनी फैली हुई थी जो छत पर लगे हुए बल्बों की वजह से पैदा हो रही थी। वहां बिल्कुल सन्नाटा था। वो आदमी चलते चलते कमरे के दरवाजे को खोलकर अंदर दाखिल हो गया। ये उसका एक मखसूस कमरा था जो दफ्तर के तौर पर बनाया गया था। उस कमरे में एक बड़ी सी मेज रखी थी जिस पर 2 टेलीफोन और एक अदद इंटरकॉम था। मेज के पीछे एक घूमने वाली कुर्सी थी और दाएं तरफ दीवार में लकड़ी का एक खूबसूरत सा कैबिनेट बना हुआ था जिसमें जराइम और कानून से मुतालिक मोटी मोटी किताबें रखी थी। मेज के सामने खूबसूरत कुशन वाले सोफे भी रखे थे। मेज पर एक खूबसूरत कैसेट प्लेयर भी था। कमरे में एयर कंडीशनर की हल्की सी घूं घूं रची हुई थी। मजमूई तौर पर एक ऐसा कमरा था जिसमें आने के बाद सुकून सा महसूस होता। कुर्सी पर बैठकर उसने मेज की दराज खोलकर एक सिगार निकालकर सुलगा लिया। फिर वो कुछ देर तक सोचता रहा। उसने कैसेट प्लेयर अपनी तरफ खिसकाकर उसका बटन दबाया तो कैसेट प्लेयर चलने लगा। वो अपनी आवाज़ टेप करने लगा। मैं प्रकाश खन्ना बोल रहा हूँ। मेरा ख्याल था कि मैं अपने बारे में अभी कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन अब मैं महसूस कर रहा हूँ कि मेरा तजुर्बा बड़ी हद तक मुकम्मल हो चुका है, इसीलिए अपने बारे में सब कुछ बता रहा हूँ। मैं एक इंतहाई दौलतमंद बाप का ऐसा बेटा हूँ जिसने आला तरीन तालीम हासिल की है। मेरा मौजू गर्चे फिजिक्स है, लेकिन मुझे नित नई ईजादात और तजुर्बात का भी शौक़ रहा है। ख़ासतौर से मुझे इंसानों को समझने से बहुत दिलचस्पी रही है। मैं हर किस्म के इंसानों को परखना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने भांत भांत के इंसानों को अपने इर्द गिर्द जमा कर रखा है कि मैं उनकी जहनी क़ुव्वतों और उनकी नफ्सियात का मुताला करता रहूँ। मेरी दिलचस्पी जराइम पेशा लोगों में सबसे ज़्यादा रही है। मैं ये देखना चाहता हूँ कि वो कौन से अवामिल हैं जिनके तहत एक आम इंसान मुजरिम बन जाता है। उसके दिमागी खलिए किस अंदाज से नशोनुमा पाने लगते हैं। मैं पहले बता चुका हूँ कि मेरे पास दौलत की कमी नहीं है और इस दौलत ने मुझे एक तजुर्बा ये दिया है कि इस पर हर शख्स को ख़रीदा जा सकता है। ये और बात कि हर एक की कीमत मुख्तलिफ होती है, किसी की कम, किसी की ज़्यादा, लेकिन दौलत से हर इंसान ख़रीद लिया जाता है। मैंने आला तालीम याफ्ता लोगों को भारी मुआवजे के एवज़ ख़रीद कर उनसे जूतों पर पॉलिश करवाई है। वो रकम के लालच में मेरे जूतों पर पॉलिश करते रहे हैं। मैं बयान नहीं कर सकता कि उन तालीम याफ्ता लोगों को इस हाल में देखकर मेरे बदन में कितनी सनसनी दौड़ गई थी। मैंने उन्हें आजमाने के लिए गालियाँ भी देनी शुरू कर दी, लेकिन वो खामोशी से अपने काम में मसरूफ़ रहे। ये एक ऐसा तजुर्बा था जिसे मैं कभी फरामोश नहीं कर सकूँगा। मैंने अपनी दौलत के बल पर अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को जमा कर लिया है जो बहुत ख़तरनाक समझे जाते थे, लेकिन मेरे इशारों पर कुत्तों की तरफ भी दुम्बे हिलाने लगते हैं। उनके सारे कस्बल मेरी दौलत के आगे निकल गए हैं। मैंने उनकी इज़्ज़त नफ्स खरीद ली है और इसका मैं भारी मुआवजा भी अदा करता हूँ। मैं बड़े से बड़े गुंडे को ठोकरें मारनी शुरू कर देता हूँ और वो सर झुका मेरी ठोकरें खाता रहता है। उसमें इतनी ज़रूरत नहीं होती कि वो मेरी तरफ देख भी सके। ये सब आखिर क्या है? ये दौलत इतनी अहमियत क्यों इख्तियार कर गई है? लोग इसे अपना भगवान क्यों समझने लगे हैं? क्या कोई ऐसा माशरा वजूद में नहीं आ सकता जहाँ दौलत की कोई अहमियत ना हो? इस वक्त मेरे इंसानी अजायब घर में 2 ऐसे आदमी लाए गए हैं जो अपनी जगह पूरे एक लश्कर पर भारी हैं। उनमें से एक दावर और दूसरा अब्दुल है, लेकिन दावर ज़्यादा ख़तरनाक है। वो बेपरवाह शेर की तरह है और मुझे ये मालूम हुआ है कि ये दोनों एक दूसरे पर बहुत जान छिड़कते हैं, एक दूसरे के गहरे दोस्त हैं। दोनों एक साथ मिलकर वारदातें करते हैं और अब मैं उन दोनों के लिए एक नया तजुर्बा करना चाहता हूँ। ये हमारे तजुर्बों का एक नया रुख होगा। पहले तो मैं उन्हें दौलत का लालच दूंगा,
अगर इस पर भी वो राजी ना हुए तो फिर उन पर तशद्दुद किया जाएगा, बेपनाह तशद्दुद। मुझे यही देखना है कि एक इंसान किस हद तक तशद्दुद बर्दाश्त कर सकता है। मैं उन दोनों को एक दूसरे के खिलाफ करने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो दोनों एक दूसरे के साथ जंग करें, उनमें से कोई एक दूसरे को हलाक कर दे। ये काम चाहे दौलत के जरिए हो या तशद्दुद के जरिए, इसे हर हाल में होना है। मैं ये करके रहूंगा। ये मेरे लिए एक नया तजुर्बा होगा। उसने अपनी बात खत्म की, टेप रिकॉर्डर का बटन बंद किया और सिगार बॉक्स से एक सिगार निकालकर जला लिया। उसके होठों पर बड़ी अजीब सी मुस्कुराहट फैली हुई थी, जैसे वो दिल ही दिल में अपने अछूते ख्याल पर मुस्कुरा रहा हो।